Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Ansel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your life developments and your career because the Ansel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practical labs. जी हाँ दोस्तों, आज की हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की। यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग बात करेंगे। सैंपल क्वेश्चन होगा 25-26 का क्वेश्चन है ये, जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सैंपल पेपर आपके लिए भेजा गया था। मैं उसी का सॉल्व करके दिखाने वाला हूं और एक एक पॉइंट की बात करेंगे, एक एक बात की बात करेंगे। सारी क्वेश्चन लंबे चौड़ा मैं लेकर के आया हूं सारी चीजें। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या और इसे सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। यदि यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें ना, तो यूपी बोर्ड टू द पॉइंट सारी चीजें पूछता है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि इसमें तो ऐसा रहता है कि फिक्स रहता है कि हाँ इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने वाले हैं नहीं। हालांकि हर एक साल हम देखे हैं कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, याद रखे रहेंगे। 1 से लेकर के टोटल ऐसे ऐसे करके 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज और भी जरा नोटिस करिएगा, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन में होता है वो एमसीक्यू होता है, ये चीज याद रखे रहेंगे। अप्रॉक्स A B C D करके 4 एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। बाकी जैसे ये क्वेश्चन है सैंपल पेपर है, ये चीज आप देखेंगे ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज आप समझ में आ जाएगा। याद रखे रहेंगे 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में आपको पूरा कर लेना रहता है, बस यही छोटी सी बात है। बिना देर किए आपको 15 मिनट यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर आराम से आप पढ़ लें। बाकी सब चीज तो आप जानते ही हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। खैर तो मैं आपको अच्छे से समझा करके बता रहा हूं, पूरा एनालिसिस करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पूछा हुआ निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। याद करेंगे, पूछ रहा है जल के द्वारा परागण। जाहिर सी बात है वे पौधे जो जल में रहते होंगे उन्हीं में जल के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा होगा। यहाँ पे याद रखेंगे यक्का नहीं भाई, ये जलीय पौधा नहीं है। जोस्टेरा जो है ये जलीय पौधा है, शायद इसी में ही जल के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता होगा। ये भी नहीं है, ये जलीय पौधा तो है जलकुंभी, बट इसके फ्लावर जो होते हैं ना पानी से ऊपर खिलते हैं, तो इसमें पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट के द्वारा होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, जोस्टेरा होने वाला है। थोड़ा सा यदि हम डीप की बात करें, जोस्टेरा प्लांट्स भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये प्लांट होता है जोस्टेरा, जो अक्सर पानी में ऐसे घूमते हुए छोटे छोटे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको दिखाई दे देगा। ये जोस्टेरा का पौधा है, ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिना कुछ देरी किए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े होते नहीं है यूपी बोर्ड के, तो इसीलिए आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दें तो काफी हमारे लिए आसानी होगा आपको समझाने में। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोडान की विशेषता नहीं है, पूछा हुआ है। याद रखे रहेंगे, पूछा हुआ कौन सी विशेषता नहीं है। हाँ भाई, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट्स होता है ना। जेनेटिक कोड सार्वभौमिक भी होता है, जेनेटिक कोड अपहासित भी होता है। ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। जेनेटिक कोड जो है संदिग्ध नहीं होता है, जेनेटिक कोड स्पेशल होता है। ये याद रख रहेंगे, सामान्य नहीं होता है, विशिष्ट होते हैं जेनेटिक कोडान। तो आंसर दोनों क्वेश्चन देखिए कितना सटीक पूछा हुआ, टू द पॉइंट पूछा हुआ है। भाई आपको पता है ये चीजें तो आपको पता है, नहीं तो नहीं पता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। क्वेश्चन है मिलान करके और इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूं। कुछ चीजें होती हैं जो आप यूं देखते ही बता सकते हैं, जैसे मैरिस्मस देखिए, अफ्रीका देखिए, कैगा देखिए, रूस देखिए। आप नोटिस करिए ये है क्या। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। रूस का जो है ना थाइलेसीन फेमस है, तो चौथा जो है इसका फर्स्ट सही होगा, ये डी है,
डी का फर्स्ट कहाँ, ये सही है। लो भाई चुटकी में आंसर मिल गया, यही आंसर सही होगा, है ना। कितना आसान था, है ना। ऑस्ट्रेलिया का देखिए, ऑस्ट्रेलिया का क्वेगा फेमस है ना। अफ्रीका का देखिए, अफ्रीका की बात करें ना तो अफ्रीका में समुद्री गाय और मैरिस्मस का डोडो, मैरिस्मस का डोडो फेमस है ना। इसका स्टेलर समुद्री गाय। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पहला का क्या है, तीसरा सही है भाई, दूसरा का क्या है, दूसरा का दूसरा है, सही है ना। तीसरे का जो है चौथा सही है, बिल्कुल सही है भाई। और डी का जो है फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सही हो जाने वाला है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा, ये थाइलिसीन क्या होती है, समुद्री गाय क्या होती है, डोडो क्या होता है, इस चीज को यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो जेनेटिक कोडान है, ये तो हम बात कर लिए। ये जो है थाइलिसीन है, ठीक है बात। और ये देखिए दूसरा जो है ये समुद्र की स्टेलर गाय जो है, ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखे रहेंगे। और ये डोडो है जो कि हालांकि विलुप्त हो चुकी है, अभी पाई नहीं जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, देखिए और आंसर बताइए। हालांकि हमें यूपी बोर्ड की बात करें ना, असर्शन रीजन का क्वेश्चन पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। आज से पहले तो मैंने असर्शन रीजन का क्वेश्चन ही देखा यूपी बोर्ड में। हालांकि नया नई चीजें यूपी बोर्ड कर रहा है, एड सीबीएसई बोर्ड में ही बस ये आती थी, यूपी बोर्ड में भी यदि आ रही है तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अब क्या हो रही है, यूपी बोर्ड में भी नई नई टेक्निकल टर्म आ रहे हैं, नए तरीके से पढ़ाने के तरीके आ रहे हैं। तो ये बात अच्छी कही जाएंगी यूपी गवर्नमेंट के लिए कि अच्छे से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में भी अब आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से मौका करने का मौका मिलेगा। ठीक है बात, देखिए असर्शन क्या है, असर्शन दिया हुआ है पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया मींस पीसीआर जो है 3 चरणों में पूरा होता है। सही बात है, पीसीआर जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन, तापानुशीलन और एक्सटेंशन मींस प्रसारण, एक्सटेंशन को प्रसारण बोलते हैं। सही बात है, ये सही है, सत्य है। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है और इसका निकालना जो है थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से किया जाता है। भाई थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज निकाला जाता है, ये भी बात सही है। और इस टैग पॉलीमरेज का यूज जो है पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया में किया जाता है। भाई दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है ए का सही व्याख्या कर रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन थे, इस तरीके का क्वेश्चन आया तो भाई आप तो पेपर फाड़ के ही फेंक दे, इतने आसान क्वेश्चन। देखिएगा जरा, यदि पीसीआर की बात करें ना, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन की बात करें तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन, तापानुशीलन और प्रसारण, प्रसारण को बोलते हैं एक्सटेंशन। और इसमें एक पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है और इस पॉलीमरेज एंजाइम को बोलते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। और इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम को निकाला किससे जाता है, तो अभी हमने बात किया था थर्मोफिलस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है। थोड़ा सा और भी देखना चाहें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। अल्लाह एक चीज हम आपको डिस्कशन करना चाहेंगे, यहाँ पे चीजें हैं क्या और आपको समझाने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें तो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू ये एक नंबर के होते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें एमसीक्यू नहीं पूछे जाते, रिटन एग्जाम होते हैं। इनकी संख्या होती है 1 2 3 4 5 होती है और ये पांचों जो होते हैं ना एक नंबर के पूछे जाते हैं। हालांकि 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, इसे लिखना कैसे, हम आपको एक पॉइंट के थ्रू समझा दूंगा कि आप लिखेंगे कैसे। बस वही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसमें क का आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिखा हुआ है किस पौधे के बीज में भ्रूण यानी पेरिस्पर्म उपस्थित होता है। पेरिस्पर्म उपस्थित होता है, यदि इस चीज को देखना है ना, आप यहां पे आ जाओ। किस पौधे में पेरिस्पर्म, पहली बात है कि पेरिस्पर्म होता क्या है, तो एक
इसे इसे बोलते हैं परिभ्रूणपोष, भ्रूणपोष बोलते हैं, परिभ्रूणपोष बोलते हैं। और ये काली मिर्च में सबसे अच्छे से देखने को मिलता है। लिखा हुआ है मुख्य रूप से काली मिर्च मीन्स ब्लैक पेपर जो होते हैं, चुकंदर के पौधे होते हैं, उस उनके बीजों में पाया जाता है। और इनका जो न्यूसेलस होता है वो वही अवशेषी फॉर्म में, रूडिमेंट्री फॉर्म में पेरिस्पर्म का निर्माण कर लेता है। इसका आंसर यही होगा। और मुख्य इसका उदाहरण क्या है, काली मिर्च है और चुकंदर है। यहाँ पे देखेंगे यही पेरिस्पर्म है, ये चुकंदर के बीज की संरचना है, ये एंडोस्पर्म है इसका इस तरीके से, और ये इसका पेरिस्पर्म है, नीचे की तरफ एम्ब्रियो रखा हुआ है। ठीक है, बात आगे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। देखिए, उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण करती है। ये तो चुटकियों वाली बात रही भाई, ये इतना छोटा क्वेश्चन सीबीएसई यूपी बोर्ड को पूछने की क्या जरूरत है, इतने आसान आसान भी क्वेश्चन होते हैं क्या। क्वेश्चन पूछा क्या है, उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का सिक्रेशन करता है। भाई ये सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन है, ये जो कोशिकाएं सिक्रेट करती हैं उन्हें लेडी सेल्स कहा जाता है। यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन ये। भाई एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास होता है टेस्टिस, इसे बोलते हैं वृषण बोलते हैं। वृषण के पास जो है स्पेशलाइज सेल होती हैं और इन्हें बोलते हैं लेडी सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, लेडी सेल्स बोलते हैं। अदर नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये जो लेडी सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, एस्टेरोन कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। मेल के टेस्टिस से कौन से हार्मोन निकलता है भाई, तो मेल के टेस्टिस से निकलता है वो टेस्टोस्टेरॉन। और कौन सी सेल्स निकालती है, वो लेडी सेल्स निकालती है। क्वेश्चन का आंसर भी उस कोशिका का नाम लिखिए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण करती है, उसका नाम है लेडी सेल्स है। कितने आसान से चुल्लू सा क्वेश्चन रहा। जैव विकास की डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। भाई डार्विन सिद्धांत जो थे, डार्विन जो थे, इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और अपने कुछ मूल सिद्धांत दिए थे। हालांकि डार्विन का जो मूल सिद्धांत है वो हमें ऐसे लग रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ये अलग अलग एरिया के जीव एक जगह से वातावरण में जाते हैं और वातावरण उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। जब वातावरण एक्सेप्ट कर लेता है, सेलेक्ट कर देता है, तो वे जीव जिनको इन्वायरमेंट सेलेक्ट करती है वो सर्वाइवल होते हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि वे जीव जिन्हें वातावरण सेलेक्ट नहीं करती है वो मर जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। देखिएगा, डार्विन के सिद्धांत के मुख्य घटक निम्नवत है। पहला वेरिएशन, दूसरा है डार्विन जीवन का स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन, जीने रहने के लिए स्ट्रगल करना, और ये प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। यही तो हमने बात किया था भाई, नेचुरल सिलेक्शन जो है इनके मूल जो है सबसे मेन जो है घटक थे, यही याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम के साथ परिवर्तन। ये चीज बस यही है, किसके ये घटक थे, डार्विन के थे। सॉरी, कहां गया भाई क्वेश्चन नंबर। जैव विकास के संदर्भ में डार्विन के सिद्धांत के मूल तत्व क्या है, हमने बता दिया। एक नंबर का है भाई, बस नेचुरल सिलेक्शन आप लिख देंगे ना, एक नंबर पा जाने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखिएगा, यहां पे पूछा हुआ है यदि किसी अनुलेख की इकाई में कुटलेख रज्जु का अनुक्रम ये है तो बताइए mRNA के ऊपर क्या होगा। भाई इतनी चुल्लू सा क्वेश्चन है भाई, मैंने तो इसे कई बार समझाया क्लासरूम में, तो इतने बार इसको समझाया ना कि जो बच्चा देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बना दे, है ना। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, अक्सर एडेनिन जो है ना ये थाइमिन से जुड़ता है, और गुआनिन जो होता है ना ये हमेशा ही साइटोसिन से जुड़ता है ना। ये चरगाफ का प्रिंसिपल भी था कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, और गुआनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस है और डीएनए के सीक्वेंस में ये दिया हुआ है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है बात। तो डीएनए से क्या बनना है, एमआरएनए बनना है, तो एडेनिन का उल्टा आ जाएगा थाइमिन। और आपको पता है एमआरएनए में क्या होता है कि थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का क्या हो जाएगा, यूरेसिल। किसमें हो जाएगा, आरएनए में हो जाएगा। आरएनए में थाइमिन का क्या होगा, एडेनिन। गुआनिन का क्या हो जाएगा,
साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, एडेनिन का थाइमिन, लेकिन आरएनए बना रहे हैं तो यूरेसिल होगा, थाइमिन का एडेनिन हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना था। इतनी छोटी सी बात थी, बहुत लंबी चौड़ी बात थी ही नहीं। इसका आंसर भी आप देख लीजिए। अनुलेखन इकाइयां कूटलेख रख दो। यदि कोडिंग स्टैंड पे ये है तो, यही तो क्वेश्चन था ना, ये है तो फिर एमआरएनए पे क्या होगा, वही बातें, एडेनिन। एक चीज हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है, उस चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे। वहां पे कोडिंग स्टैंड पूछा हुआ था, ध्यान रखेंगे, कोडिंग स्टैंड पूछा हुआ था। तो कोडिंग स्टैंड वास्तव में ऊपर वाला होता है ना। तो ऊपर वाला जो कोडिंग स्टैंड है, जैसे मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए के एक अपर स्टैंड है और एक नीचे वाला स्टैंड है। तो नीचे वाला से एमआरएनए बनता है, अपर वाले से एमआरएनए नहीं बनता है, वो उसको कोड कर रहा है। तो अपर वाले पे जो सीक्वेंस होंगे वही सीक्वेंस आपके एमआरएनए पे जाएगा, बस थाइमिन के जगह पे यूरेसिल हो जाने वाला है। सेम सीक्वेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडेनिन थाइमिन सब सेम सीक्वेंस होगा, बस थाइमिन के जगह पे क्या हो जाने वाला है, यूरेसिल हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं भाई, जो कोडिंग स्टैंड पे सीक्वेंस होते हैं ना, वही सीक्वेंस एमआरएनए पे होता है। बस एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, और कोई अंतर नहीं होता है, चीजें खत्म होती है। समझ गए बातों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ। ये तो नर्सरी का क्लास का क्वेश्चन हो गया। तो ये पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा हमें लग रहा है अमेज़न फॉरेस्ट को बोलते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। ये रहा अमेज़न जंगल, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है बात, ये जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ध्यान में रखे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। अब आ गया क्या आपका सेक्शन 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हमने क्या बोला था आपको कि टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें ना, तो ये जो होते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होते हैं ये 2-2 नंबर के होते हैं। एक डिफिनेशन पे मिलते हैं और एक उदाहरण पे मिलते हैं। जैसे इस पे 1 नंबर मिल जाएगा आपको और इस पे 1 नंबर मिल जाएगा, तो 2 नंबर के होते हैं, याद रखे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें भी आपको टू द पॉइंट लिखना रहता है, बहुत इधर घाचुर माचुर करके नहीं लिखना है आपको, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। पूछा क्या हुआ, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है, और इसका एक उदाहरण दीजिए। भाई पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि जब डीएनए के सीक्वेंस पे एक सिंगल पॉइंट पे चेंजेस हो, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन है, तो एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो जाए, एक सीक्वेंस चेंज हो जाए, एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जा रहा है, तो उस म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसकी हम बात तो इतने ज्यादा करते हैं कि पूछिए नहीं, ये है सिकल सेल एनीमिया। ये एग्जांपल किसका है, पॉइंट म्यूटेशन का। अब आप हमसे कहेंगे सर पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एक बार फिर से बताइए। जब डीएनए के सीक्वेंसेस पे एक सिंगल बेस पेयर का चेंजेस हो, म्यूटेशन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन के कारण ह्यूमन की आरबीसी जो सर्कुलर फॉर्म में पाई जाती है वो सिकल के शेप का हो जाता है, इसीलिए इस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। याद रखे रहेंगे। कोई भी आपसे पूछे कि बताइए सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, तो भाई सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। बहुत आगे बात करेंगे नहीं। अच्छा थोड़ी सी और भी हम बात करना चाहेंगे। सिकल सेल एनीमिया की बात करें ना, यहाँ पे एक चीज एनालिसिस करिएगा आप। ये जो है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन का आरबीसी है। नॉर्मल ह्यूमन की आरबीसी कैसी होती है भाई, सर्कुलर होती है। और ये जो है ना सिकल सेल एनीमिक पर्सन का है, ये देखिए सिकल के आकार का हो गया है। समझ रहे हैं बातों को। जब सिकल के आकार का हो गया है, आप यहां नोटिस करिए, ये सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और ये क्या हो गया, सिकल के आकार का हो गया। भाई सिकल के आकार का हुआ ये क्यों, सिकल के आकार का हुआ क्यों, इस चीज को यदि नोटिस करेंगे तो इसका जो एमआरएनए है, इसके ऊपर GAG होता है, डीएनए के ऊपर, और जिसके कारण जो एमआरएनए आता है इसके ऊपर भी क्या होगा, GAG होगा। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है।
अपोजिट क्या हो गया, जब सिकल सेल एनीमिया हो गया तो इसमें क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, होना चाहिए था GAG लेकिन हो गया क्या, GTG हो गया। और GTG के कारण जब mRNA इसका बना तो ये बना GUG बन गया, और GUG बनने के कारण 6 पोजीशन पे आना क्या चाहिए था, आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, और आ गया वैलिन। तो जैसे ही वैलिन आया तो इस केस में उसका शेप चेंज हो जाता है, और जब से ही शेप चेंज होता है तो इसी ही बीमारी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, याद रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। देखिए बोर्ड पे क्या बातें हैं, मानव जीनोम परियोजना की कोई दो विशेषता बताइए। भाई दो ही तो पूछा हुआ है, 2 नंबर का है, दिक्कत क्या है। पहले तो मानव जीनोम परियोजना होता क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या, इस चीज को सीखेंगे, और फिर सीखेंगे कि इसकी दो थे कोई विशेषता क्या है। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें ना, मानव जीनोम परियोजना की बात करें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी, और इसमें करना क्या था, एक ह्यूमन का सेल लेकर के क्रोमोसोम निकालना था, और क्रोमोसोम से डीएनए निकाल लेना था, और इस डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस हैं, बेसिस सीक्वेंसेस हैं, उसे डाटाबेस के रूप में स्टोरेज करना था, कंप्यूटर में स्टोरेज करना था। तो बात यहां पे क्या चल रही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य क्या था, पहला कैरेक्टर ही था लगभग 20 से 25 हजार जीनों का पता लगा देना। समझ रहे हैं कि नहीं बातों को। तो इसमें क्या है कि इनमें 20 से 25 हजार डाटाबेस, 20 से 25 हजार जीनों के बारे में पता लगा लेना, पहला इसका कैरेक्टर है। दूसरा एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इसका सबको लेकर के लिखना। यदि इसे लिखा जाए और इसे कॉपी में लिखा जाए ना, तो इसके लिए कहता है क्या है, एक पन्ने के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाटा का सीक्वेंसेस लिखा जाए, जो भी चीजें हैं, तो एक पन्ने पे 1000 लेटर लिखा जाए, तो ऐसे 1000 पन्ना वाला 3300 बुक लगेंगे, है ना। तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इस बात की पुष्टि करता है। बाकी कितने खोजे गए हैं, तो ह्यूमन के ऊपर डाटाबेसेस की बात करें तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस सीक्वेंसेस होते हैं। स्पर्म में बात करें 3.3 इंटू 10⁹ बेस सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो बातें तो वही हुई, हमने जो आपको समझाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही था मानव जीनोम परियोजना का कोई दो विशेषता बताइए। बता ही दिया हमने आपको, रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखिए। देखिए रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए, अब जाहिर सी बात है कि बीमारियां जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम दवा खाएं तब भी सही है। बीमारियां जो है जीवों के द्वारा भी नियंत्रित किए जा सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप चुटकियों में समझ जाने वाले हैं। आपके खेत में यदि टिड्डे ज्यादा हो जाएं तो क्या करेंगे, मेढक छोड़ दीजिए ना। ये जैविक कंट्रोल कहलाता है। मेढक क्या करेगा, उन टिड्डों को खा लेगा, फसल आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो ये जो कंट्रोल कहलाता है ना, जैविक कंट्रोल कहलाता है। वैसे यहां पूछा हुआ है कि रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु का नाम लिखना है और किसी एक फंगस का नाम लिखना है। देखिएगा, हालांकि जो भी बीमारियां हो रही हैं पौधों में जो हो रही है, पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होने वाले प्रमुख जीव निम्नलिखित है। पहला जीवाणु में देख लीजिएगा बैसिलस सबटिलिस है, और दूसरा कवक में देख लीजिएगा ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है। तो ये दो हमने आपको नाम बता दिए जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। अब हमने पहले शुरू में ही बता दिया था बायोलॉजिकल कंट्रोल का वास्तविक मतलब यहाँ पे क्या है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए खेत में यदि टिड्डे लग गए हैं और आपकी फसल बर्बाद हो रही है, तो उन टिड्डों को मारने के लिए आपने मेढक छोड़ दिया, तो मेढक क्या करेगा, टिड्डा को खा के खत्म कर लेगा। आप केमिकल छिड़कते तो वही केमिकल फिर आपके थाली तक आती पौधे के माध्यम से, तो इस केस में तो वो हानिकारक हो जाता ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब जीव को जीवों से ही मारना। एक और भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं बायोलॉजिकल कंट्रोल का। जैसे मान लीजिए मस्क्यूटो आपके एरिया में ज्यादा हो गए हैं, तो एक गैम्पूसिया एफिनिस करके मछली आती है, उसको आप अपने नालियों में छोड़ दीजिए ना, वो क्या करेगी, सभी मच्छर के लार्वों को खा जाएगी। और जब मच्छर के लार्वा खत्म हो जाएंगे तो क्या मच्छर बचेंगे। तो बात वही है, अपने नालियों में ये जो कंट्रोल कहलाएगा ना, ये कौन सा कंट्रोल कहलाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा। ये चीज याद रख रहिएगा। एक चीज और भी यहाँ पॉइंट में लिखे हुए हैं हम आपके लिए, ये सूक्ष्म जीव फसलों को हानिकारक कवक और रोगों से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से उपयोग
किए जाते हैं। कौन कौन से जीव? हमने बताया जीवाणु की यदि बात करें बैसिलस सबटिलिस की बात करते हैं, और कवक की बात करें ट्राइकोडर्मा हर्जियनम की बात करते हैं। ठीक है बात। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बातें रिवेट पेपर परिकल्पना को किसने दिया था, और इस परिकल्पना के आधार पर पारिस्थितिकी की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई थी? भाई पहले तो ये बात, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस होता क्या है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस होता क्या है? हालांकि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी पे उपस्थित जो है ना, जो जीव हैं, इनकी तुलना जो है जहाजों से किया। अब बात समझिएगा, जहाज जो है उस जहाज से यदि कोई हर एक पर्सन जाए और वहां से एक एक उसका कीविल का मतलब रिवेट निकाल करके लेकर के चला है, तो होगा क्या ये चीजें? यदि मान लीजिए जहाज उड़ रही है और आप उसमें से उसके दाहिने पंख का एक एक कांटी कील जो ठोका हुआ है, नट जो खिला हुआ है, उसे खोल खोल के आप लेते आ रहे हैं, तो शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिवेट खोल लिए जाएंगे तो जहाज क्या हो सकती है? क्रैश हो सकती है। सेम उसी प्रकार से रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या किया गया कि जो पृथ्वी है ना, इसकी तुलना जहाज से की गई और रिवेट की तुलना यहाँ पे उपस्थित जीव से किया गया। जो जीव है ना, उन्हें यदि एक एक करके हम लोग जीवों को मारते जाएं तो एक समय क्या हो जाएगा? पृथ्वी पे उपस्थित सभी जीव नष्ट हो सकते हैं। इसी हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं। देखिएगा ये चीजें हैं क्या, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। देखिए चीजें आसान है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस परिकल्पना स्टैनले फोर्ड के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी पॉलीएचिल, ये वैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा दी गई थी। इस परिकल्पना में पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य जाति मतलब कीस्टोन स्पीसीज की तुलना हवाई जहाज पे लगे पंखों के सबसे महत्वपूर्ण रिवेट से किए गए हैं। वही बात हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं। जब हवाई जहाज की पंखों से रिवेट खोल खोल के लेकर के आएंगे तो भाई डायना उसका पंख क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वैसे पृथ्वी पर उपस्थित जो जीव हैं उन्हें आप मारेंगे तो पृथ्वी हमारी क्या हो जाने वाली है? वीक हो जाने वाली है। जहाज को सुचारू रूप से उड़ने के लिए आवश्यक होते हैं जो रिवेट, उनकी बात करते हैं। कुछ मुख्य बातें देखेंगे। हवाई जहाज की तुलना जो है पारिस्थितिकी तंत्र से किया गया, इकोसिस्टम से किया गया है। और रिवेट पेच में उसमें जो लगा हुआ है, जो भी चीज स्क्रूप लगा हुआ है उसका जो है स्पीसीज का प्रतिनिधित्व करता है। यही बात है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नए क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही क्यों बनता है ना बात? भाई ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही बनेगा ना। ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों बनता है? एक बात मैं बता रहा हूं आपको। भाई सूर्य का एनर्जी सबसे ज्यादा है और उसका जो पौधा एब्जॉर्ब करेगा ना, ऐसे मान लीजिए पौधा जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसका 10% ही अगले लेवल में जाने वाले हैं। भाई 1000 एनर्जी वो डाउनलोड किया ना, तो उसका 10वां हिस्सा अगले वाले में जाने वाला है, उसका 10वां अगले वाले हिस्से में, उसका 10वां अगले वाले हिस्से में, यानी लास्ट तक जाएंगे ना, एनर्जी बिल्कुल कम हो जाने वाली है। और शुरुआती दौर में एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमने आपको एक चीज ही तो बताया था, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो उसे बेस पे रखते हैं और जिसकी एनर्जी सबसे कम हो उसे टिप पर रखते हैं। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं एनर्जी का पिरामिड सीधा कैसे बनता है। देखिएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें ना, तो पिरामिड हालांकि कई प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ पिरामिड का भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक होता है ऊर्जा के आधार पर पिरामिड, एक होता है संख्या के आधार पर पिरामिड, एक होता है आपका भार के आधार पर पिरामिड। तो ऊर्जा के आधार पर पिरामिड सबसे ज्यादा एनर्जी घास के पास है, फिर उससे 10वां हिस्सा इसके पास है, 10वां हिस्सा इसके पास, और लास्ट इसके पास सबसे कम एनर्जी जाएगी। तो यही तो है, एनर्जी के आधार पर पिरामिड क्या बनेगा? सीधा। सबसे कम एनर्जी यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे होगा। एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा भाई? सीधा ही बनेगा। इस चीज को नोटिस करिए। मैंने ऐसी ऐसी चीज लेकर के आया है ना कि आप बिल्कुल इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये सूर्य का एनर्जी है, ये सूर्य का एनर्जी है, और ये मान लीजिए प्लांट्स के पास आया। तो प्लांट्स के पास यदि 1000 एनर्जी आया ना, तो इसका 10वां हिस्सा इनके पास जाएगा, मीन्स मात्र 100 एनर्जी जाएगा, 100%। और इसका 10वां मात्र 10% इनके पास एनर्जी जाने वाला है। इसे ऊर्जा प्रवाह का नियम भी कहा जाता है। मात्र 10वां हिस्सा ही ट्रांसफर होता है। तो ऊर्जा सबसे ज्यादा कम कहां पे है?
ऊर्जा सबसे ज्यादा कम यहाँ पे है और ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे है। तो जो ज्यादा है चौड़े वाले हिस्से पे, कम है पतले वाले हिस्से पे। पिरामिड कैसा बनेगा भाई, पिरामिड आपका सीधा बनने वाला है। तो याद रखे रहेंगे, ऊर्जा के आधार पर पिरामिड हमेशा ही सीधा ही बनता है। थोड़ा सा और भी डिटेल बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें, हमने पहले ही बताया था इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ बेस्ड ऑन देयर नंबर, बेस्ड ऑन देयर बायोमास एंड बेस्ड अपॉन देयर एनर्जी। ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। ठीक है, बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अच्छा, एक चीज और भी देखिए, हमने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए है ना, 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आइए अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यदि समझ के लिखेंगे ना, ऐसे लिखिए कि आप किसी को समझा रहे हैं। बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल टर्म यूज करना ये यूपी बोर्ड में माने नहीं रखता है। हालांकि आप लिखिए सटीकता से, सटीकता से लिखेंगे आपको काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए। भाई चित्र अभी दिखा रहा है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र किस चीज का है, आई डोंट नो, अभी हम आपको बता रहे हैं ये क्या है। हमें लग रहा है कि ये मोनोकाट रूट का है, मोनोकाट जो है सीड का है, ये है ना। चित्र तो इसी का लग रहा है। बाकी ये प्रांकुर चोल है, मूलांकुर चोल यहाँ पे दिख रहा है, मूलगोप दिख रहे हैं, मूलांकुर दिख रहा है ना, यही तो दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। अच्छा, इसको और हम अच्छे से दिखाना चाहे ना, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख लेंगे। ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए ना, ऐसी ऐसी फिगर देखिए ना, वो तो एनसीईआरटी में दिया हुआ। इसका नाम स्कुटेलम है, इसका नाम जो है प्रांकुर चोल, इसका प्ररोह शीर्ष नाम है, इसका नाम है अधिकोरक, इसका नाम है मूलांकुर, मूलगोप और मूलांकुर चोल यहाँ पे मौजूद है ना। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सटीकता से दीजिएगा। बहुत घुमा फिरा करके कमेंट बॉक्स भरने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, मेरे लिए बहुत आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। पहला तो चित्र की पहचान करिए। भाई चित्र क्या है, भाई मोनोकाट का ये रिसीड है, यही तो है। लिखिए यहाँ पे ना, ये एक बीजपत्रीय बीज है। चित्र की पहचान क्या, ये एक बीजपत्रीय बीज की संरचना है। समझ रहे हैं बातों को। नेक्स्ट क्या है, मूलांकुर चोल यानी कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल क्या होता है, मूलांकुर चोल क्या होता है, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल पूछा हुआ, सॉरी ये चीज थोड़ा नोटिस करिए, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल पूछा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे, प्रांकुर चोल। अच्छा, एक हम आपको बताते हैं, मूलांकुर चोल क्या है, ये मूल के बाहर यानी मूलांकुर के बाहर जो है ना, उसे मूलांकुर चोल कहते हैं। चोल का मतलब एक परत, आवरण। अब भाई प्रांकुर चोल क्या है, जो प्रांकुर के चारों तरफ है उसे प्रांकुर चोल कहेंगे। खत्म ही हो गया। चित्र में रेखांकित भाग ए का नाम बताइए। चित्र में रेखांकित भाग ए का नाम क्या है, हमने अभी आपको बताया। चित्र में रेखांकित भाग ए का नाम वास्तव में क्या है, स्कुटेलम है। यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, इतने आसान क्वेश्चन कि कोई भी देख करके शर्मा जाए, ये क्या पूछ दिया है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह सहायक है। भाई आईवीएफ की ये बात कर रहे हैं, आईवीएफ की बात करें, इंट्रा आईवीएफ, आईवीएफ की बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें गिफ्ट लिखा है, गिफ्ट लिखा, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जिफ्ट और गिफ्ट में क्या अंतर है। भाई जिफ्ट का जो पूरा नाम है ना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, याद रखे रहेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। और गिफ्ट को बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। तो इतने छोटे से तो क्वेश्चन थे। देखिए इसका आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। यदि जिफ्ट की बात करें ना, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। हालांकि पढ़ लेंगे, आसानी चीजें हैं। ये मुख्य रूप से निषेचन, फर्टिलाइजेशन के स्थान पर स्थानांतरित की जाने वाली सामग्री के आधार पर भिन्न है। जैसे आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईबीएफ इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में निषेचित भ्रूण को गर्भाशय में डाला जाता है, जबकि गिफ्ट में
गिफ्ट, जिफ्ट में ZIFT, जिफ्ट, इसमें क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में शुक्राणु या फिर अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब तक स्थानांतरित किया जाता है। यह एक प्रकार का जो है तकनीकी है, किसका, IVF का। तो आसानी चीज था, है ना। पढ़ ली हम लोग सहायक जनन तकनीकी क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है यूपी बोर्ड में, तो ये पैराग्राफ वाला भी क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं। हालांकि पहले पैराग्राफ का क्वेश्चन इतने ज्यादा यूपी बोर्ड में पूछा ही नहीं। इस बार तो क्या किया भाई, यूपी बोर्ड ने सारी चीज चेंज कर रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है ये मॉडल पेपर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है ना, हमें लग रहा है भाई क्वेश्चन पेपर चेंज करके आएगा इसका। बाकी देखते हैं क्या चीजें हो रही हैं। पूछा क्या है, इसे पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। 3 नंबर का है, चलिए पढ़ते हैं और पढ़ करके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, RNA पहला आनुवंशिक पदार्थ था। भाई है भाई, पहला आनुवंशिक पदार्थ RNA ही है क्या, इसमें था क्या। अब बहुत ही पर्याप्त प्रमाण है कि जीवों के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचय या स्थानांतरण संबंध विकास RNA से हुआ है। सही बात है, RNA से हुआ है। RNA आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ जैव उत्प्रेरक यानी ये भी है, रासायनिक अभिक्रिया में भी मदद करता है, जो RNA उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। प्रोटीन एंजाइम इसमें से कोई योगदान नहीं है, ये चीज याद रखेंगे। RNA उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी होता है, ये चीज याद रखेंगे। क्रियाशील तो है लेकिन अनस्टेबल है, ये चीज याद रखेंगे। अभी इसका क्वेश्चन भी पूछेगा। इस कारण से RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA का विकास हुआ। हाँ सही बात है, RNA के रासायनिक रूपांतरण से ही DNA का विकास हुआ है, क्योंकि RNA जो है क्रियाशील तो है लेकिन अस्थायी है। अस्थायी बनाने के लिए DNA बना था, यही बात है, ये याद रखे रहेंगे। RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA का विकास हुआ, ये याद रखे रहेंगे, जिससे यह अस्थायी हो जाता है। भाई DNA अस्थायी है, RNA अस्थायी है, ये तो बात आप जानते ही हैं। DNA के द्विरज्जुकों के पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाली परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध है। ठीक है, क्वेश्चन हमने पैरा तो पढ़ ही लिया। आइए उपयुक्त पैरा के हिसाब से क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। उपयुक्त पैरा के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, RNA को पहला आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। भाई RNA को पहला आनुवंशिक पदार्थ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। हमने ऊपर ही आपको पढ़ाया हुआ है, RNA पहला आनुवंशिक पदार्थ था। अब बहुत ही पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचय, ये सब चीजें यहां तक लिख सकते थे, है ना। हालांकि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पे देखिए, RNA को पहला आनुवंशिक पदार्थ इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने तथा रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने में दोनों में सक्षम है। यह दोहरा कार्य करता है जो DNA और प्रोटीन से पहले जीवन के शुरुआती के रूप में केंद्र भूमिका निभाता है। RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण की व्यवस्था भी RNA द्वारा ही होती है। तो याद रखे रहेंगे, RNA को हम लोग क्या कहते हैं, RNA को कहते हैं पहला आनुवंशिक पदार्थ, इसीलिए माना जाता है। दूसरी बात देखिए, RNA की तुलना DNA से अधिक अस्थायी क्यों माना जाता है। भाई DNA डबल स्टैंड है ना, DNA डबल स्टैंड है, ज्यादा स्टेबल है। RNA सिंगल स्टैंड है, ज्यादा स्टेबल है नहीं। याद रखे रहेंगे, RNA ऐसे याद करिए ना, ये RNA ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। और ये देखिए DNA है, ये DNA क्या है, ये स्टेबल है। DNA क्या होता है, स्टेबल होता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। हालांकि मैं आपको एक और भी बात बता देता हूं, DNA स्टेबल क्यों है। DNA को RNA की तुलना में अधिक अस्थायी आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है क्योंकि इसकी संरचना और रासायनिक विशेषता इससे बेहतर होती है, RNA से बेहतर होती है। प्रमुख कारणों में जो DNA है उसमें OH ग्रुप का ना होना। भाई DNA में डीऑक्सी नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण से द्विकुंडली डबल स्टैंड स्ट्रक्चर बना लेता है। थायमिन की उपस्थिति ये और भी स्टेबल कर लेता है। RNA में तो थायमिन ही नहीं है तो अनस्टेबल ही रहेगा ना। इसके मुख्य स्थिरता के मुख्य कारण है, पहला इसका रासायनिक संरचना, जिसके कारण से जो है ये
काफी स्टेबल होता है। हालांकि आरएनए आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट करता है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। डीएनए रिएक्शन फास्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बातें हमने कर लिया। आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए की विकास इसलिए पड़ी क्योंकि आरएनए जो था वो स्टेबल नहीं था, हाईली रिएक्टिव था। आरएनए हाईली रिएक्टिव था। भाई हाईली रिएक्टिव की हमारे समाज में आवश्यकता ही नहीं है ना, हमारे समाज में हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ी? इसलिए डीएनए की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ रहा है? आरएनए क्या है? आरएनए जो है, आरएनए अनस्टेबल है, डीएनए स्टेबल है। तो जब आरएनए अनस्टेबल है तो उस केस में डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा, आरएनए से डीएनए की विकास मुख्य रूप से अनुवांशिक जानकारी के बेहतर अस्थायित्व, स्टेबिलिटी, विश्वसनीय और जटिलता के लिए आवश्यक था। आरएनए अपनी रासायनिक संरचना में हाइड्रोक्सी समूह के कारण बहुत ही अस्थिर है, मतलब वो स्टेबल नहीं है और प्रतिक्रियाशील भी था, जिससे बड़े जीनोम को सुरक्षा रखना मुश्किल था। डीएनए ने थाइमिन की जगह, यूरेसिल की जगह थाइमिन का उपयोग करके और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के माध्यम से एक स्थिरता प्राप्त की, जिससे जीवन के अधिक जटिल होने में मदद मिली। समझ रहे हैं बातों को? जीवन के अधिक स्टेबल होने में मदद कैसे मिली, मैंने ये बात आपको समझाया। हालांकि एक एक पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ना। द्विसंकरण क्रॉस क्या होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? भाई स्वतंत्र अभिवन का नियम मैंने तो आपको बिल्कुल लिख करके दिया। यदि आप इस तरीके की वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेंडल का नियम पढ़ जाइए। मेंडल का नियम भाई तीनों में से कोई एक अल्टरनेट करके आता है। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम और पृथक्करण का नियम है, तो तीन ही नियम ना, तो पढ़ जाइए ना इसे। स्वतंत्र अभिवन का नियम कहता क्या है? स्वतंत्र अभिवन का नियम ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक जीवों का एक साथ क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में डीएनए तो मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन में जाने के बाद जब दो या दो से अधिक जीवों का एक साथ संकरण कराते हैं तो उनका जीन मिक्स हो जाता है प्रथम पीढ़ी में। ध्यान में रखे रहेंगे, प्रथम पीढ़ी में मिक्स हो जाता है, अब फिर अलग होकर के फिर से मिक्स हो जाते हैं। माने स्वतंत्र रूप से उन्हें पुनः जुड़ने की क्षमता होती है, और स्वतंत्र रूप से जुड़ने की क्षमता स्वतंत्र अभिवन का नियम कहलाता है। तो कोई भी यदि जीन को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर, ये सब चीजें हैं, ये पेरेंटल जनरेशन। इसमें क्या होगा, जो फैक्टर है वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग होकर के F1 जनरेशन में कंबाइन कर जाते हैं, और फिर कंबाइन होने के बाद फिर से अलग अलग होते हैं, फिर F2 जनरेशन में फिर से कंबाइन हो जाते हैं। भाई जब ये कॉम्बिनेशन होता है ना, स्वतंत्र रूप से होता है, फ्रीली रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि एक का होगा दूसरे का नहीं होगा, फ्रीली रूप से कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए इस नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। याद रखे रहेंगे, इसका फिनोटिपिक रेशियो 9331 आता है, 9331 के नाम से मैंने याद करवाया था, और जीनोटिपिक रेशियो जो है 1224 12 1 आता है। तो इसमें कोई डाउट की आवश्यकता नहीं है, ये मेंडल के नियम है, अक्सर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो क्या ही दिक्कत है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, प्रतिरक्षी अणु की संरचना एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। भाई 3 नंबर में पूछा गया है, डायग्राम बनाइए, लिख लीजिए, नंबर लेकर के घर जाइए। यही तो बात पूछ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो हम आपको पढ़ाए भी हैं, ये जिसमें आपको बताए थे L2H2 के नाम से 2 ठे लाइट चेन होते हैं और 2 ठे हैवी चेन होते हैं। लिख जाइए, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, एक बार कमेंट में लिख लो भाई, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, बताओ। बी लिम्फोसाइट्स या फिर टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन भी हमने दे दिया, कमेंट में बताना, कमेंट में जरूर देखूंगा। यदि आप वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट जरूर देखूंगा मैं। ये याद रख रहेंगे, ये वाला हैवी चेन है और ये जो लाइट चेन है, तो लाइट चेन और हैवी चेन के कारण जो है, हैवी चेन कितना है 2 और लाइट चेन कितना है 2, तो इसीलिए इसे H2L2 कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ड्रग्स को देखिए। ये पूछा हुआ है, ड्रग्स के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दी गई है। एक मैं बात बोलूं आपसे, हीरोइन, चरस, गांजा, भाई पढ़ करके जाना एग्जाम में, इस बार आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जो ड्रग्स जो है ना, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है,
ये चीजें पढ़ करके जाइए, एक बार कॉपी खोल करके देख लीजिए ना सरसरी निगाह से, ये चीजें हैं क्या। यदि वीडियो बाद में भी देखिएगा, ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे रहेगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ये संरचना किसकी है, ये डायग्राम देख लीजिए। आइए हम देखते हैं ये चीजें हैं क्या। ये जो संरचना है ना, ड्रग्स के समूह का नाम वास्तव में क्या है, कैनाबिनॉइड्स है, याद रखे रहेंगे। इसकी संरचना जो है गांजा में पाए जाने वाले सक्रिय घटक से मिलता है और उसका नाम है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, याद रखे रहेंगे। इसे कैनाबिनॉइड्स समूह में रखा गया है। अच्छा, इसे किस पौधे से निकाला जाता है, याद रखे रहेंगे, कैनबिस सटाइवा से। किस पौधे से निकाला जाता है, कैनबिस सटाइवा से निकाला जाता है। और ये दिमाग में कहां पे काम करता है, ये चीज याद रखे रहेंगे, हमारे मस्तिष्क पे काम करता है, दिमाग को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। कौन, कैनबिस सटाइवा से निकलने वाला केमिकल, ये केमिकल था, है ना। तो ड्रग्स के उस समूह का नाम लिखिए जिससे कि आणविक संरचना दी गई है। हमने आपको यहां बता दिया ड्रग्स की उस संरचना का नाम क्या है, उस समूह का नाम क्या है, कैनाबिनॉइड्स है कि बात नहीं। लेकिन हमने दूसरा क्वेश्चन तो अभी देखा ही नहीं, ये देखिए ना, जिस पौधे से ये ड्रग्स प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। भाई वैज्ञानिक नाम कैनबिस सटाइवा, अभी तो हमने बताया आपको, कैनबिस सटाइवा नाम है। ये जो ड्रग्स जिस पौधे से निकाली जाती है ना, उसका नाम है कैनबिस सटाइवा। अच्छा, ये भी देख लेना, इस ड्रग्स के सेवन से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। इतने छोटे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या भाई, इतने आसान क्वेश्चन। आपको नहीं पता कि भाई हम शराब पियेंगे, गांजा पियेंगे तो हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इतने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ग वाला, प्रतिजैविक क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। उस एंटीबायोटिक्स का नाम लिखिए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार के लिए किया गया था। बताइए एंटीबायोटिक्स किस फंगस से प्राप्त की जाती है। भाई अब हम क्या बोले इसको, यूपी बोर्ड जो पेपर सेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोले, इतने आसान से क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए जो द्वितीय विश्व युद्ध में, भाई पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकाला गया था ना, उसे पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकाला गया, उसे पेनिसिलिन कहते हैं। आजकल के लोग उसे पेंटासल्फा भी कहते हैं, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो दवाई निकाली गई, एंटीबायोटिक का यूज किया गया था, उसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जिस फंगस से निकाला गया था उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। तो चीजें हैं, उपचार के लिए यूज किया गया, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की गई थी। लो भाई डिटेल भी पढ़ लो इसका, इतने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। देखिए प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जैसे कवक या जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य रोगजनक जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के इलाज के लिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स का व्यापक उपयोग में किया गया था। यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से निकाला गया। भाई इतने आसान से क्वेश्चन है भाई, आंसर लिखो, नंबर घर लेकर के जाओ। इतने आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको यूपी बोर्ड में। मैं सच्ची बता दूं ना, आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, है ना। यदि इस तरीके की एनालिसिस कर लो, मेरा 10-12 वीडियो देख लो ना, भाई 70 में 70 अंक लेकर के आओगे, क्योंकि है ही स्कोरिंग ना, बस लिखना, नंबर पाना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है। भाई वाहित मल के उपचार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होता है भाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने आपको एक बार बताया था, याद करिए। जो घर से जो मल निकल रहा है, वाहित मल निकल रहा है, जो लिक्विड मटेरियल निकल रहा है ना, उसे उपचार में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। कैसे यूज करते हैं जरा देखिएगा। वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीवों का, विशेष रूप से बैक्टीरिया जैसे कवक जैविक अपघटन के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर जल को शुद्ध कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि पानी में जो है सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी है तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, फंगस ही करेगा। तो जब फंगस ब्रेक डाउन करेगा तो उस समय हमारा जो पानी था वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। जब इंग्रेडिएंट्स थे उसमें कुछ ऐसे समझ लीजिए कि कोई कुत्ता सड़ रहा था, मर रहा था, उस पानी में फेंक दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, कुत्ते को सड़ा गला करके खत्म कर देगा, पानी हमारा शुद्ध हो जाने वाला है। हालांकि इतना शुद्ध पानी पीने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे बोलते हैं बीओडी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बीओडी क्या होता है, तो याद रखे रहेंगे, बीओडी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इतने अच्छे क्वेश्चन है भाई, इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने तो देखा ही नहीं है। इतने आसान से क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है भाई,
समष्टि के गुणों का उल्लेख कीजिए। समष्टि के गुण क्या होते हैं भाई? समष्टि के गुण आते हैं, देखते हैं समष्टि के गुण क्या है भाई। समष्टि के गुण ये हैं, समष्टि के गुण इतने इतने आसान आसान गुण है। समष्टि की विशेषता, पहला होता है समष्टि का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। बताओ बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बताया, लिखो ना, नहीं बताया तो लिखो कॉपी पे। जन्म दर क्या होता है? जन्मे हुए बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है एकांक समय में। मृत्यु दर, एकांक समय में मरे हुए बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो क्या कहलाता है भाई? एक विशिष्ट एरिया में मेल और फीमेल कितने हैं, लिंग अनुपात कहलाएगा। इतनी छोटी छोटी बात। आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जीवों के लोग में अक्सर देखा गया कि एज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। छोटे बच्चे एक साथ रहते हैं, ये ऐसे प्रवासन, माइग्रेशन होता है, ये सब चीजें, ये सब विशेषता है। किसकी विशेषता भाई? इब्राहिम सर की विशेषता है ना। तो बातें खत्म हो गई। समष्टि गुणों का उल्लेख कीजिए, हो गया। ख क्वेश्चन देखिए, परजीवी जंतु क्या होते हैं भाई? ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है भाई? वे एनिमल जिसका डीएनए चेंज करके बनाया गया, ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। आप यहां पे देखो ना, जो सबसे पहली परजीवी गाय थी ना, उसका नाम है रोजी काऊ। ये देखिए, परजीवी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जिनके डीएनए में हेरफेर यानी मैनिपुलेशन करके किसी बाहरी विदेशी जीन को शामिल करके किया गया है, जो बाहरी जीन को प्रकट करता है, उसे एक्सप्रेस करने में मदद करता है। ये क्या कहलाता है? परजीवी जंतु कहलाते हैं, है ना। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा जो है ट्रांसजेनिक एनिमल विकसित किए जाते हैं। रोजी काऊ अगर है तो इसका एग्जाम्पल है ना, है कि बात नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से बनाएगा? याद रख रहेंगे, चूहा को बनाएगा। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल चूहा ही बनाए गए हैं। परजीवी जंतुओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? पहला परिभाषा देख लीजिए, बहुत विशेषता छोड़िए यहाँ पे। वे जानवर जिनके जीनोम को बाहरी डीएनए को प्रवेश और उनका स्थायित्व रूप से बने रहने द्वारा संशोधित किया गया है, ट्रांसजेनिक परजीवी जंतु कहलाते हैं। इस तरीके से बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज एग लिया जाता है, उसमें नए जीन डालते हैं भाई, इस एग को डाल देते हैं मम्मी के अंदर, जो उनकी मदर होती है, उनसे जो बच्चा पैदा होता है, इस तरीके के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स, चूहा है भाई, लग रहा है चूहा है, चूहा ही लग रहा है, चूहा ही है, लग नहीं रहा है, चूहा ही है ट्रांसजेनिक एनिमल। ये क्या है, थोड़ा दिख रहा है क्या दूर से? ये क्या है? ये गाय है, रोजी काऊ इसे कहते हैं, है ना। यही पहली वो जंतु है जिसका निर्माण किया गया था, रोजी काऊ, है ना, याद रखे रहेंगे आप। पहली गाय है जिसका निर्माण किया गया था। देखिए आंसर, देखिए कहां गया भाई, कहां गया क्वेश्चन यहां पे है। ये परजीवी जंतु क्या होते हैं? अच्छा, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम लिखिए, रोजी काऊ है भाई, क्या बोलना है। क्लोनिंग संवहन क्या है? इसके अच्छे क्लोनिंग वेक्टर का व्याख्या कीजिए भाई। क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं ये याद रख रहेंगे, जो पीबीआर 322, 325, 27 है ना, ये क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, तो याद करेंगे। देखिए क्लोनिंग वेक्टर वह डीएनए अणु जो आमतौर पे प्लाज्मिडी होते हैं, जो बाहरी विदेशी डीएनए खंडों को पोषित होस्ट सेल में ले जाने और ले आने में मदद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। एक अच्छे क्लोनिंग की विशेषता होती है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर हो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो उनके पास, और क्लोनिंग साइट हो। ये क्लोनिंग साइट है, हिंट थर्ड है, CL=R1 है। ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है इसमें, पीबीआर 322। ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आते हैं नए क्वेश्चन पे। देखो भाई क्लोनिंग संवहन क्या है, ये तो हो गया। अनुवांशिक पुनर्संयोजन प्रौद्योगिकी का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की भूमिका स्पष्ट कीजिए भाई। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है ना डीएनए को काटना। ये देखिए, ये फॉरेन डीएनए है, ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए। फॉरेन डीएनए को लिए काट करके टारगेट डीएनए को फिर ऐड कर रहे हैं इससे, इस कटे हुए वाले स्थान पे। तो ये जो डीएनए बना ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और डीएनए को काटने में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उस एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम करते हैं और ट्रांसफर करके अपना काम निकाल लेते हैं। यही प्रोसेस है और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक यूपी बोर्ड की मैं खास बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं।
यूपी बोर्ड में ये फिक्स रहता है भाई, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा कौन कौन सा। हालांकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यूपी बोर्ड में 3 ही पूछे जाते हैं। पहला 7वें नंबर पे दिखेगा, दूसरा 8वें नंबर पे दिखेगा और तीसरा 9वें नंबर पे दिखेगा। एक और खास मैं बात बता दूं क्या, इसमें सब में आपको ऑप्शन मिलते हैं, सब में आपको ऑप्शन मिलते हैं, सब में ऑप्शन मिलता है। मतलब 7वें वाले में ना 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई एक करना होगा। कितनी आसान चीज है। 8वें वाले में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक करना होगा, आसानी है भाई। कोई 9वें में कोई 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही पूछा जाएगा। जैसे आप यहां पे देखो ना, यहां पे देखिए, यहां पूछा हुआ है गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मक उद्भिद के निर्माण का सचित्र वर्णन बताइए। ये देखिए, ये गुरु बीजाणु जनन है भाई। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन का उपयोग किया जाता है। याद करिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे देखिए, आवृत बीजी पौधे में मादा युग्मक उद्भिद का विकास कैसे होता है। देखो भाई, डायग्राम तुम डायरेक्टली देख लो, ये तो है ना, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, 4 गुरु बीजाणु बने, इनमें से 4 में से 3 खत्म हो गए, एक बचा, एक डिवीजन के 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, ये बन गए आपके, है ना। और इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल स्टेज होता है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ना, तो डायग्राम भी बना लीजिए, आंसर लिख लीजिए। इस तरीके का डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं पेंसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसी का अथवा है, इसी का अथवा है। अच्छा, ये करने के बजाय आप ये करेंगे ना भाई, एक एक नंबर मिलकर के 5 नंबर मिलेगा। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन टच कीजिए, ना कि इस तरीके का क्वेश्चन टच करिए, है ना। इसमें नंबर कट सकता है, इसमें नंबर नहीं कटेगा आपका। देखिए क्या है, अंड उत्सर्जन क्या है भाई। अंड का अंडाशय से बाहर निकलना अंड उत्सर्जन कहलाता है कि बात नहीं। आवर्त चक्र क्या होता है, फीमेल में हमेशा ही हर एक मंथ में 27 से 28 दिन का एक चक्र चलता है, जिसे मासिक चक्र बोलते हैं, आवर्त चक्र बोलते हैं। अंतरारोपण क्या होता है, फर्टिलाइज जाइगोट का माता के गर्भाशय से जाकर के जुड़ना अंतरारोपण इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन कहलाता है। प्लेसेंटा क्या होता है, जो बेबी होता है ना, उसको मम्मी के यूट्रस से भोजन मिल रहा होता है और जिससे मिल रहा होता है उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं, अपरा भी बोलते हैं उसको। अंतःगर्भाशय युक्तियां क्या होती है भाई, इंडोमेट्रियम की दीवारें जो होती है ना, वो जिगजैग मोशन में होती है, अंदर की तरफ बहुत ज्यादा धसी हुई रहती है, मोटी हो जाती है जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होता है। ये देखिए, अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अनुलेखन को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ये तो मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया हूं ना भाई, इतना डिटेल में, आप लिखने बैठ जाओ तो पूरा कॉपी भर करके रखते। इनिशिएशन, जिसमें एमआरएनए का बनना चालू हो जाए, इनिशिएशन कहलाता है। प्रारंभन बोलते हैं इसको। दीर्घीकरण, इसे दीर्घीकरण को इलॉन्गेशन कहते हैं, जिसमें एमआरएनए लंबाई में बढ़ना चालू हो जाए, दीर्घीकरण कहलाता है। और समापन क्या कहलाता है, जिसमें एमआरएनए कंप्लीटली बन करके तैयार हो जाए, समापन कहलाता है। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन एमआरएनए का बनना चालू होता है, इनिशिएशन कहलाता है। इलॉन्गेशन में एमआरएनए लंबाई में बढ़ जाता है और टर्मिनेशन में एमआरएनए बन करके रेडी हो जाता है। ये डायग्राम आप बना देंगे भाई, फुल में फुल नंबर लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है भाई, अनुलेखन क्या, ये तो हो ही गया। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है, डार्विन फ्रेंचेस का ये एग्जांपल देना है भाई, डार्विन फ्रेंचेस का एग्जांपल देखना है। ये अनुकूली विकिरण, एक ही पूर्वज से, एक चीज ध्यान रखेंगे, एक ही पूर्वज से अलग अलग जीव और अलग अलग दिशाओं में चले जाएं और वहां पे जाकर के वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो जाएं, इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है, एडॉप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। मतलब एक पूर्वज से डेवलप हुए और अलग अलग दिशाओं में चले गए और अलग अलग दिशाओं में वहां पे एडॉप्ट हो गए, और यही क्या कहलाता है, एडॉप्टिव रेडिएशन कहलाता है। एक ही पूर्वज प्रजातियों से विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अल्प समय में कई नई प्रजातियों का विकास की प्रक्रिया है। यह विविधता प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के कारण उत्पन्न होती है, जहां नए जीव आवासों में अपने भोजन, रहने, सहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए डार्विन फ्रिंजेस हैं और उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। क्वेश्चन
का आंसर मैं लेकर के आया हूं, ये भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इतना लंबा कौन पेपर सॉल्व करा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। डार्विन फ्रिंचेस का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या होता है? आ जाओ भाई, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक क्यों होती है? जैव विविधता के क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाता है? भाई पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव, सभी जाति, सभी फंगस, सभी एल्गी, सभी बैक्टीरिया, ये सबको मिलाकर के ना भाई, सबको मिलाकर के जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीवों, जानवरों, पौधों, कवक, सूक्ष्म जीव और उनके द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्रों से है। जैसे जंगल, समुद्र में पाई जाने वाली विविधता और भिन्नता है, जिसमें प्रजाति, आनुवंशिक और पारिस्थितिकी स्तरों पर जीवन की विविधता शामिल होती है और यह पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि जैव विविधता के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा होता है, उसे बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरे वाले को बोलते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तीनों को मैंने अलग अलग करके बहुत अच्छा नोट्स में लिखवाया है। भाई नोट्स पढ़ के जाना, हम जो आपको लिखवाते हैं ना